डॉक्टर कमर चीमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर कमर चीमा। सबसे पहले ये जो ज़रा हमें समझाइएगा कि ये जो अफ़गान तालिबान रजीम है, इसको काफ़ी दफ़ा आप देखें कि आप अपने हमसाए चेंज नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, और हमारी जो हिस्ट्री रही है वो सबके सामने है कि कितने हम वेलकमिंग उनके लिए रहे। एंड अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी रेशा दवानियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक तो वहाँ पर शेल्टर करना, उनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना, वो अपनी जगह है, लेकिन अब ड्रोन्स भेजकर कुछ मकामात को पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश करना, और पाकिस्तान इज़ गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स, बहुत मोहतात रहते हुए कि वहाँ पर आम जानी नुकसान ना हो। तो मजीद क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अशफाक सती साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की ज़रूरत है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में आई है। देखें, अमेरिका जो है वो आपको पता है, वो कह रहा है जी हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे फोकस करेंगे, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, उनका फोकस नहीं रही। तो यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वो कोई भी ग्रेट पावर या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। 2002 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था अलकायदा को ढूंढने, तो आपको याद होगा कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ दिया। आज वहां पे सिर्फ अलकायदा नहीं है, वहां पे दाइश है, वहां पे टीटीपी है, वहां पे बीएलए है, वहां पे दहशतगर्द जो जमातें हैं उनकी आमाजगाह है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है अशफाक साहब कि तालिबान जो है वो वेस्टर्न फोर्सेस यानी कि अमेरिका को तो लिख के दे चुके हैं कि हमारी सरजमीन अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वो पाकिस्तान को लिख के देने को तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो इट मींस कि हमें जो नेचर ऑफ अफगानिस्तान है, जो करेक्टर ऑफ अफगानिस्तान की स्टेट का है, वो देखना है। अफगानिस्तान ने ये अपने आप के ये समझा है कि वो एक नॉन स्टेट एक्टर हैं, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे स्टेट में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये जो एक अनफिनिश्ड जॉब है छोड़ के चली गई है, जिसको पाकिस्तान को अकेले कंप्लीट करना पड़ रहा है। खित्ते के ममालिक की भी यही अप्रोच है। सो मुझे ऐसे लग रहा है अशफाक साहब कि हमारे लिए कोई चॉइस नहीं रही। हमने पिछले 5 सालों में 5000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन दहशतगर्द जमातों की वजह से जो अफगानिस्तान में है। अब हमने, और फिर हमने डिप्लोमेटिक रास्ते भी सारे अडॉप्ट किए, ट्राइलैटरल मैकेनिज्म भी लेके आए, चाइना को भी इन्वॉल्व किया। अच्छा, खित्ते के ममालिक ये तो कहते हैं कि वहां पे दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं, लेकिन वो कोई भी फ्रेमवर्क उसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके वन ऑफ द मैंडेट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन, एक मल्टीलैटरल फोरम है, वो ये है कि वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी को एड्रेस करे, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि हमारे पास चॉइस सब कोई नहीं रही। हमने डिप्लोमेटिकली डील किया, पॉलिटिकली डील किया, रिलीजियस डिप्लोमेसी की, सारे रास्ते अडॉप्ट कर लिए, लेकिन हमें नेचर ऑफ अफगान स्टेट समझनी पड़ेगी। वो एक मास्टर प्रॉक्सी है, जिस तरह टीटीपी एक प्रॉक्सी है, इस तरह अफगान तालिबान भी एक मास्टर प्रॉक्सी है, और वो काम कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। अरबों डॉलर का असला जो है वो अमेरिका उस वक्त छोड़ के चला गया था, वो असला उन्होंने बेचा भी, वो असला वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, दहशतगर्द जमातों में को भी दे रहे हैं। सो पाकिस्तान को के पास अब कोई चॉइस नहीं रही, क्योंकि हमने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वो जो हाइडआउट्स जहां पे हैं, तो वहां पे कॉन्टिन्यूसली वहां पे स्ट्राइक करना चाहिए। अपनी नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, और हमें जो डेवलपिंग इंडिया अफगानिस्तान की जो पार्टनरशिप है उसको भी देखना होगा। और जो आपकी ग्लोबल इमेज हमारा बेहतर हुआ है, दुनिया ने देखा कि ये वो मुल्क है जिसने इंडिया जैसी बड़ी रियासत, जिसका 90 अरब डॉलर का दिफाई बजट है, उसको भी रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब वो समझते हैं कि इसको एक छोटे तरीके से दहशतगर्द जमातों के जरिए से इसको मसरूफ रखा जाए। तो हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉक्सीज, दिस इज हाउ प्रॉक्सीज ऑपरेट। लेकिन हम जो एक चीज़ अक्सर हाईलाइट करने की कोशिश करते थे और बताने की कोशिश करते थे पूरी दुनिया को कि इंडिया इज़ बिहाइंड इट, इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू अफगानीज, और ख़ासतौर पर जो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और अजीत डोवल की प्रॉक्सीज हैं जो दे आर इन वर्क। लेकिन अब इसकी तस्दीक इस बुनियाद पे हो गई कि जो भारतीय वजारत खारजा की जानिब से उनके पेट में दर्द उठा और उन्होंने उनकी सपोर्ट में बयान दिया, तो ये इट्स अ क्लियर मैसेज, और ये बड़ा क्लैरिटी है कि आप सबको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन रहा है। अशफाक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जब अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों पे हमला हो तो उसकी हमायत में खड़ा हो? स्वाय भारत के स्पोक्स, जो फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्समैन के अलावा तो कोई भी नहीं बोलता कि आप वहां पे गलत हो रहा है। तो दुनिया को, हमें एक डिप्लोमेटिकली दुनिया को ऑफेंसिव करना चाहिए।
हमें दुनिया को बताना चाहिए कि इस वक्त जो तालिबान की सपोर्ट है वो कहां से आ रही है। देखिए इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैकेनिज्म्स हैं, कुछ सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए अमेरिका और यूरोप वहां से निकले हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के फ्रेमवर्क में वो आज भी आते हैं। तो हमें इंडिया के इस कैरेक्टर को हाईलाइट करना चाहिए कि हम, और सिर्फ ये नहीं है, जो बड़ी परेशानी की बात है वो ये है कि वो अब उनको वेपन्स दे रहे हैं, वो अब उनको ड्रोन्स तालिबान को दे रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है इस तरीके से एंगेज किया जाए। उनकी कैपेबिलिटी जो है, देखिए उनके पास अमेरिकन ड्रोन तो नहीं छोड़ के गए थे। एग्जैक्टली तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है ड्रोन? लेकिन बात ये है कि लग ये रहा है कि जो एम्बेरसमेंट भारत ने उठाई थी तो उसके अंदर अब भारत में काफ़ी आवाज़ें भी उठ रही हैं, क्योंकि जो उनके लोग अपने मुल्क की सर्विस में मारे गए थे, यानी कि भारतीय फौजी, तो उनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं दी गई। उनको कहा गया कि आपने अपना मुंह बंद रखना है, उनकी फैमिलीज़ को कहा गया। तो ये मोरालिटी कहाँ गई इंडियन गवर्नमेंट की, और अब उसके लिए क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं? 78 दिन बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर राजनाथ सिंह ने झूठ बोला था कि इस जंग में हमारा कोई फौजी नहीं मारा गया। सुने जरा। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। बीजेपी के लोग तालियां बजा रहे थे, बेंचेस को थंप कर रहे थे और अमित शाह जी उसके ऊपर हंस रहे थे। ऐसे रक्षा मंत्री के पास अगर जमीर बाकी है तो उन्हें अपने जमीर का इस्तेमाल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। की बात जरूर करती है, सैनिकों की बात जरूर करती है, उनके कंधों पे रखकर बंदूक चलाती है, उनके नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है। Votes were asked on their names, on people who martyred, who died for our country, and when it was not politically convenient, we don't even mention them. ऐसे दे डिड नॉट डाई फॉर द कंट्री, वो 5 लोगों के अजाइम को पूरा करते हुए ये फौजी मारे गए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो फिर भी ज़रूरी थी। जिनके मकासद की भेंट वो चढ़े, डॉक्टर कमर चीमा, उनको ही अपनाने से, उनको एक्नॉलेजमेंट देने से ये मोदी सरकार इनकारी रही। मैं इशफाक साहब, मुझे ये कहने दें कि भारत की जो फौज है ना, वो बीजेपी की सियासत की भेंट चढ़ गई है। इस वक्त भारत के अंदर जो उन्होंने एक ओहदा इंट्रोड्यूस कराया था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फोर्सेस का, वो भी जो ओहदा है वो सियासत की भेंट चढ़ गया है। यानी कि एक 3 स्टार जनरल रिटायर होता है, फिर उसको ये दोबारा इसको यूनिफॉर्म पहनाते हैं 4 स्टार का और कहते हैं कि अब तुम रिटायरमेंट के बाद तुम बाकी तीनों फोर्सेस के ऊपर आ गए। ये बीजेपी के जो सियासी अजायम होते हैं, फौज को उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जनरल नरवाने की जो बुक थी, जिसको इंडियन फौज ने आज तक रिलीज नहीं होने दिया, जो उन्होंने लिखी थी कि नरेंद्र मोदी फैसले ही नहीं कर पाते, उनसे फैसले होते ही नहीं है, और वो फौज के हवाले से चाइना के साथ, जब चाइना इंडिया पे हमला कर रहा था तो इंडियन फौज को कोई हिदायत नहीं थी कि क्या करना है, और फिर आखिर में मोदी साहब ने कहा था जो आपको समझ आती है कर लो। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो फौज का इस्तेमाल करते हैं, अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो सियासत कर सकें। जो आपने अभी दिखाया है कि डिफेंस मिनिस्टर 78 दिन बाद आके टीवी पार्लियामेंट में तो ये कहता है हमारा कोई फौजी नहीं मारा गया, और 1 साल के बाद आके कहते हैं हमारे 5 लोग मारे गए हैं। और मजे की बात ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल कहते थे हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा, और जो पुराने सीडीएस जो चौहान थे वो कहते थे कि हमारे जो जहाज गिरे हैं वो ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे हैं, कितने गिरे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम। हाँ, ये तो मतलब तो झूठ जो है, इसकी वजह से इंडिया बड़ा बुरी तरह बदनाम हुआ। मैं अभी अमेरिका में था, वहां पे एक थिंक टैंक में था, होवर इंस्टीट्यूट में, वहां पे जो स्पीकर थे वो बड़े प्रो इंडिया समझे जाते थे, लेकिन वो भी यही कह रहे थे कि अमेरिका जो है, जो इंडिया है उसके जहाज गिरे हैं, लेकिन वो मानते नहीं रही। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है इंडियन, और मजे की बात है वो झूठ बोल रहे हैं, ना इंडिया का मीडिया कुछ कर सकता है, ना इंडिया की ऑपोजिशन कर सकता है। तो ये क्या स्टेट है? ये एक अथॉरिटेरियन स्टेट है। ये एक, जिसे आप कहते हैं ना, इसे हम कहते हैं इलेक्टोरल अथॉरिटेरियनिज्म इंग्लिश की लैंग्वेज में। तो ये नरेंद्र मोदी ने भारत को ये बना दिया है कि वहां पे फौजी की कोई इज्जत नहीं है, एयरफोर्स ऑफिसर की कोई इज्जत नहीं है, मतलब उनकी तो आइडेंटिटी कोई नहीं दिखाई जाती उनको, उनकी तो पहचान ही खत्म इन्होंने कर दी है। और जब तक नरेंद्र मोदी अपनी सियासत चमकाएंगे तब तक वो अपनी फौज के नाम पे चमकाएंगे। तो अब आपको पता चल गया कि जो पाकिस्तान पे हमला करना होता है या जो जंग का माहौल बनाना होता है, ये सियासत के लिए किया जाता है। और आज तक वो देखें माने नहीं है कि हमारे जहाज गिरे, अमेरिकन मानते हैं, वेस्टर्न दुनिया मानती है, इवन के राफेल वाले भी मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर चीमा फॉर योर टाइम, आप हमारे साथ मौजूद रहे।